हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर 15 में 3 फेज़ फुल वेव फुल्ली कंट्रोल्ड ब्रिज और 3 फेज़ फुल वेव हाफ कंट्रोल्ड ब्रिज के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम टॉपिक शुरू करेंगे AC फेज़ कंट्रोल्ड सर्किट, अर्थात AC फेज़ नियंत्रण परिपथ। तो जैसा हमने पीछे पढ़ा था कि SCR, डाइक और ट्राइक का प्रयोग हम विभिन्न कंट्रोलिंग परिपथ में या विभिन्न कंट्रोलिंग सर्किट्स में करते थे। तो जैसे ये जो सर्किट्स रहते थे वो हमारे इल्यूमिनेशन कंट्रोल रहता था, टेम्परेचर कंट्रोल रहता था, AC और DC मोटर का स्पीड कंट्रोल रहता था। तो इस तरीके से जो ये सभी परिपथ होते थे, तो इसमें थायरिस्टर अर्थात SCR या ट्राइक के गेट पर जो फायरिंग पल्स दी जाती थी उसकी टाइमिंग को कंट्रोल किया जाता था, अर्थात हम उसकी टाइमिंग को कंट्रोल करके इन सर्किट्स में यूज करते थे। तो इस तरीके से जो SCR, डाइक, ट्राइक की सहायता से जो विभिन्न सर्किट्स बनाए जाते हैं और जिनके जरिए वो सब कंट्रोल किया जाता है, तो उसको हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा SCR, डाइक और ट्राइक रहता है, ये स्टैटिक स्विच अर्थात क्या होता है, स्थिर स्विच की भांति काम करते हैं। अर्थात स्टैटिक स्विच से मतलब है कि ऐसे स्विच जिनमें मूविंग पार्ट नहीं होते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, स्टैटिक स्विच कहलाते हैं। तो इन स्टैटिक स्विच को यूज क्यों करते हैं? तो इन स्टैटिक स्विच को यूज करने का कारण सबसे पहले जो इनकी उपयोगिता रहती है, क्योंकि कि इनका साइज स्मॉल होता है, अर्थात वेरी कॉम्पैक्ट एंड स्मॉल इन साइज। तो उससे क्या है, जब इनका साइज जो है वो अगर स्मॉल है तो क्या है, ये कम स्पेस घेरेंगे, लाने ले जाने में भी आसान रहेंगे। तो इस तरीके से इनका छोटा आकार होता है। दूसरी बात करें, दूसरा पॉइंट लें इसका, तो दूसरा पॉइंट होता है दक्षता। तो इनकी जो दक्षता होती है वो क्या होती है, अधिक होती है, अर्थात मच मोर एक्यूरेट होते हैं और एफिशिएंट होते हैं देन ए कन्वर्जनल सिस्टम। तो इनकी एफिशिएंसी क्या होती है, हाई होती है। तीसरा है पावर, अर्थात इन्हें ऑपरेट होने के लिए कम पावर की ज़रूरत पड़ती है, मीन्स रिक्वायर्स वेरी लेस पावर। अगला पॉइंट की बात करें तो रेस्पॉन्स। ठीक, तो जो इनका रेस्पॉन्स रहता है वो तीव्र रहता है, अर्थात वेरी फास्ट रहता है, तेज़ी से ये रेस्पॉन्स करते हैं। जिस तरीके से जैसे ही कोई चेंज होता है ये तुरंत तेज़ी से उसके लिए रेस्पॉन्स करते हैं, अर्थात प्रतिक्रिया करते हैं। अगला पॉइंट है इसमें ही रेंज, अर्थात इनकी जो रेंज है वो क्या है, अधिक होती है। तो इनकी कंट्रोल रेंज ज़्यादा है अदर सिस्टम्स पे, अर्थात जो दूसरे सिस्टम्स रहते हैं उनसे इनकी कंट्रोल रेंज ज़्यादा रहती है। अगला पॉइंट है इसका विश्वसनीय, अर्थात तो ये क्या है, रिलायबल। इनकी रिलायबिलिटी क्या है, हाई है। तो ग्रेटर सिस्टम रिलायबिलिटी, अर्थात अधिक विश्वसनीय। इन सब के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये सस्ते होते हैं, अर्थात जो इकोनॉमिकली यूज के लिए क्या है, सस्ते पड़ते हैं। इसके अलावा सुरक्षित हैं ये,
इनको यूज करना सुरक्षित रहता है, हाईली प्रोटेक्टिव रहते हैं और डिवाइस क्या है अंडर कंट्रोल और मच सेव एज कंपेयर टू अदर सिस्टम, अर्थात दूसरे सिस्टम की अपेक्षा इसके द्वारा क्या डिवाइस ज़्यादा सुरक्षित रहती है। इसके अलावा ऑटोमेशन इसमें संभव है, अर्थात स्वचालन संभव है। तो मोर ऑटोमेशन इज पॉसिबल इन दिस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीन। तो इस तरीके से जो हम ये स्टैटिक स्विच यूज कर रहे हैं तो इसके ये हमारे सारे लाभ थे, जिसकी वजह से हम इस स्विच को अधिक से अधिक यूज करते हैं, जैसे कि छोटा आकार, अधिक दक्षता, कम पावर, तीव्र प्रक्रिया, अधिक रेंज, अधिक विश्वसनीयता, इकोनॉमिकली नहीं सस्ते, सुरक्षित और स्वचालन इनका क्या है संभव है। तो इस तरीके से ये हमारे एसी फेस कंट्रोल्ड सर्किट्स रहते हैं, जो क्या है थायरिस्टर्स अर्थात एससीआर और टाइक के द्वारा बनाए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इल्यूमिनेशन कंट्रोल, अर्थात प्रदीपन नियंत्रण और इल्यूमिनेशन कंट्रोल। तो जब कोई भी लाइटनिंग सिस्टम होता है तो उसकी इल्यूमिनेशन की इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं हम विभिन्न प्रकार के सर्किट्स का यूज करते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के जो सर्किट्स रहते हैं ये हमारे डाइक और ट्राइक का यूज करके बनते हैं, अर्थात हम डाइक और ट्राइक को यूज करके इल्यूमिनेशन कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें डाइक को ट्राइक की ट्रिगरिंग के लिए यूज किया जाता है और आरसी सर्किट का यूज हम करते हैं। अगर हम फिगर की बात करें तो ये हमारा फिगर है, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो हमने इसमें डाइक यूज किया है वो क्या है इस ट्राइक के गेट से कनेक्ट किया है। तो ये जो डाइक है ये क्या है इसकी गेट को टर्न ऑन करने के काम आ रहा है, किसके ट्राइक को। यहाँ हमने एक सर्किट बनाया है जिसमें 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ की एसी की इनपुट सप्लाई दे रहे हैं और ये हमारा एक लैंप है। ये हमारा रेजिस्टेंस R1 है, ये हमारा रेजिस्टेंस R2 है, कैपेसिटेंस C1 C2 है, ये हमारा ट्राइक का एक पॉइंट है टर्मिनल MT1 और ये MT2 है, ये हमारा रेजिस्टेंस R3 है और ये कैपेसिटेंस C3 है। तो इस तरीके से ये हमारा सर्किट है डाइक का, जिसमें क्या है हमारा ट्राइक लगा मतलब ये इल्यूमिनेशन कंट्रोल का। तो इसमें जो हमारा ट्राइक लगा है वो डाइक को यूज कर रहा है ट्रिगरिंग के लिए। तो इसमें एक आरसी सर्किट का यूज किया गया है, जो कि हम देख रहे हैं आरसी सर्किट का यूज कर रहे हैं, जो हमारा क्या है R1 और C1, R1 और C1। तो इस तरीके से जो ये RC सर्किट है तो इस RC सर्किट के टाइम कांस्टेंट को चेंज करके जो हमारा कैपेसिटर है C1 इसकी चार्जिंग रेट को क्या है चेंज किया जा सकता है, अर्थात जो हमारा ये R1 है वो क्या है वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो हम इसकी वैल्यूज़ को चेंज करके अर्थात जो आरसी सर्किट है उसके टाइम कांस्टेंट को चेंज करके हम C1 की चार्जिंग रेट को चेंज कर सकते हैं। जो हमारा C1 है इसका चार्जिंग रेट को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा आरसी नेटवर्क रहता है इसके R1 को वेरिएबल रखा गया है। इससे क्या होता है, इसलिए जो हमारा R1 है R1 के चेंज होने पर क्या रहता है हमारी कैपेसिटर C1 की जो चार्जिंग रेट है वो भी क्या है चेंज होता रहता है और C1 के अक्रॉस वोल्टेज ही क्या है डाइक की फायरिंग को निर्धारित करती है, अर्थात जो हमारे C1 के अक्रॉस वोल्टेज जा रही है वो क्या हमारे डाइक को
ऑन करने पर को निर्धारित करती है, और डाइक तब ट्रिगर होता है जब क्या है, कैपेसिटर वोल्टेज उसके ब्रेक ओवर वोल्टेज पर पहुंच जाती है। अर्थात जो डाइक का ट्रिगर होने के पश्चात क्या है, अर्थात जो डाइक है ये ट्रिगर कब करेगा, जब जो हमारा कैपेसिटर है इसकी वोल्टेज जो है ब्रेक ओवर वोल्टेज से तक पहुंच जाएगी, तब क्या है, ये हमारा डाइक टर्न ऑन करने के लिए, ट्रिगर करने के लिए तैयार होगा। अब जैसे ये वोल्टेज ब्रेक ओवर वोल्टेज पर पहुंच जाती है तो डाइक क्या है, ट्रिगर करने के लिए तैयार होता है, और डाइक इसको ट्राइक को ट्रिगर करता है और उसका कंडक्शन प्रारंभ हो जाता है, जिससे ट्राइक के गेट को ट्रिगर सिग्नल मिल जाता है, जिसके कारण क्या है, जो हमारा ट्रिगर है, ट्राइक है, ये भी क्या है, ट्रिगर हो जाता है, और बल्ब में क्या है, जो धारा है बल्ब में, ये धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इस तरीके से जो हमारा ये सर्किट रहता है, इसमें इसके द्वारा बल्ब में धारा प्रवाहित होने लगती है और वह क्या है, जलने लगता है, अर्थात प्रकाश देने लगता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारा आरसी सर्किट रहता है, इसका जो टाइम कांस्टेंट है वो वेरी करके हम जो इल्यूमिनेशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अर्थात जो आरसी परिषद है, आरसी परिपथ है या आरसी सर्किट है, उसके टाइम कांस्टेंट को हम कम कर दिए तो क्या है, कैपेसिटर जल्दी चार्ज हो जाएगा और डाइक भी क्या है, जल्दी ट्रिगर हो जाएगा, और जिससे क्या है, एवरेज वोल्टेज जो है वो बढ़ जाएगी और इल्यूमिनेशन अधिक प्राप्त होगा, अर्थात जो प्रदीप्ति है वो क्या है, अधिक प्राप्त होगी। इसी तरीके से इसमें जो चित्र में हम देख रहे हैं कि हमारे पास दूसरा आरसी सर्किट भी है, जो क्या है, हमारा R3C3, जो कि सप्लाई के अक्रॉस हमारा कनेक्ट रहता है। इसे हम इसिनवर सर्किट भी कहते हैं, और यह क्या करता है, मेन सप्लाई से उठने वाली अनवांटेड टेंसिएंट्स को, अर्थात अवांछित क्षणिकाओं को क्या करता है, सप्रेस करने का काम करता है। और इसके साथ साथ जो हमारा R2C2 रहता है, ये हमारा R2 और ये C2 रहता है, तो इस तरीके से ये R2, C2 और C1 मिलकर क्या है, एक पाई फिल्टर बना रहे हैं। इस तरीके से हम देख रहे हैं, ये हमारा एक क्या है, पाई फिल्टर है बन रहा है, तो ये हमारा एक पाई सर्किट बना रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, ये जो पाई सर्किट का यूज होता है वो क्या होता है, जो रिपल सर्किट होता है उसको समाप्त करने का। तो इस तरीके से जो ये सर्किट है, ये इल्यूमिनेशन कंट्रोल के साथ साथ अन्य कंट्रोल सर्किट्स में भी यूज किया जा सकता है। अब जैसे कि अगर और सर्किट्स की बात करें तो उन सर्किट्स में हम इलेक्ट्रॉनिक फ़ैन में यूज कर सकते हैं। हम क्या करें कि जो हमारा ये लैंप है, इस लैंप की जगह हम इलेक्ट्रॉनिक फ़ैन को लगा दें तो क्या है, ये भी चेंज हो जाएगा। और यदि हम स्पीड कंट्रोल और मोटर का करना है तब भी अगर हम इसकी जगह लगा दे रहे हैं तो हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा डाइक और ट्राइक का प्रयुक्त प्रदीपन नियंत्रण परिपथ हो गया। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ पे जो इल्यूमिनेशन है वो कंट्रोल किया जा रहा है, इसके द्वारा, डाइक और ट्राइक के द्वारा। अगर फिर से समझने की कोशिश करें तो ये हमारा क्या है, एक इल्यूमिनेशन सर्किट है जिसमें क्या है, हम डाइक और ट्राइक को यूज कर रहे हैं। ये हमारा डाइक यूज है, ये हमारा ट्राइक है। जो डाइक यूज हो रहा है वो क्या है, ट्राइक के गेट सिग्नल को पल्स देने के लिए यूज हो रहा है, अर्थात हमारा डाइक ट्राइक को टर्न ऑन करने के लिए यूज हो रहा है। यहाँ हमारे पास ये लैंप है जिसकी इल्यूमिनेशन हमें कंट्रोल करनी है। यहाँ हमारा 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ की सप्लाई आ रही है। ये हमारा रेजिस्टेंस R1 और C1 है, जो हमारा क्या है, RC सर्किट बना रहा है। इसी तरीके से हमारा R3 और C3 है, ये भी RC सर्किट बना रहा है। हमारे इस कैपेसिटेंस C1, C2 और R2 मिलकर क्या है, पाई सर्किट को बना रहे हैं। इस तरीके से जो हमारा ट्राइक है, इसका MT1 और MT2 टर्मिनल यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो इस तरीके से जो हमारा कंट्रोल सर्किट रहता है वो क्या होता है, बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द चार्जिंग ऑफ एन RC सर्किट।
and depends on the time constant RC and voltage across the capacitor. So the RC triggering process has been used for firing the trike by डाइक। तो इस तरीके से जो हमारा ट्राइक है वो डाइक के द्वारा टर्न ऑन होता है या फायरिंग किया जाता है। ए वेरिएबल रेजिस्टेंस आर एंड ए कैपेसिटर सी फ्रॉम द RC ट्रिगरिंग सर्किट, ये रहते हैं हमारे। और in the circuit RC network, since R is variable and the rate of charging of capacitor C1 can be varied by changing the value of R1। तो इस तरीके से हम R1 की वैल्यूज़ को चेंज करके जो हमारा कैपेसिटर C1 है उसकी चार्जिंग को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। और जो हमारा डाइक है वो ट्रिगर कब होगा, ये डाइक ट्रिगर तब होगा जब हमारा जो कैपेसिटर C1 है इसकी जो चार्जिंग वैल्यू है, इसकी जो वोल्टेज है वो क्या है, ब्रेक ओवर वोल्टेज से के बराबर पहुंच जाएगी। इस तरीके से तब ये क्या है, टर्न ऑन होगा। तो जब ये चार्ज होगा तब क्या है, उसके बाद हमारा डाइक टर्न ऑन होगा, क्योंकि डाइक टर्न होगा जबकि जो हमारा कैपेसिटर है इसकी वोल्टेज ब्रेक ओवर वोल्टेज तक पहुंच जाएगी। और डाइक के ट्रिगर होने के पश्चात क्या है, उसका कंडक्शन प्रारंभ हो जाएगा और ट्राइक के गेट को ट्रिगर सिग्नल मिल जाएगा, जिसके कारण ट्राइक की ट्रिगरिंग हो जाएगी और बल्ब में धारा प्रवाहित होने लगेगी, जिससे क्या है वह प्रकाशित होने लगेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारा RC सर्किट का टाइम कांस्टेंट रहता है वो उसको वेरी करके हम जो हमारा इल्यूमिनेशन कंट्रोल है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अर्थात जो हमारा RC सर्किट है उसका टाइम कांस्टेंट यदि कम रखा जाए तो क्या है, हमारा कैपेसिटर ये है जो ये क्या है जल्दी चार्ज होगा और डाइक भी क्या है ट्रिगर हो जाएगा जल्दी। इससे क्या है एवरेज वोल्टेज बढ़ जाएगी और हमारा इल्यूमिनेशन क्या है अधिक प्राप्त होगा। तो इस तरीके से ये हमारा सर्किट था। आगे हम बात करते हैं SCR बेस्ड इल्यूमिनेशन कंट्रोल, अर्थात सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर बेस्ड इल्यूमिनेशन कंट्रोल। तो जो हमारा SCR रहता है, तो SCR प्रयुक्त सरल डेमी परिपथ हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये हमारा SCR बेस्ड सिंपल इल्यूमिनेशन कंट्रोल सर्किट रहा। और ये हमारा SCR बेस्ड इल्यूमिनेशन सर्किट रहा, जहाँ क्या है डाइक को यूज कर रहे हैं हमारे SCR को ट्रिगर करने के लिए। तो इस तरीके से फिगर में हमारा क्या है RC सर्किट शो किया गया है। तो RC परिपथ का जो है टाइम कांस्टेंट क्या है चेंज करके हम जो हमारा SCR रह रहा है इसके फायरिंग एंगल को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे क्या है हम जो हमारा ये इल्यूमिनेशन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो ये सर्किट रहते हैं, तो इन सर्किट की जो वर्किंग है वो हमारे पीछे शो में हमने फिगर में देखी थी। ऐसी तरीके से ये हमारा क्या है जो SCR है, यहाँ पे हमारा जो RC सर्किट है वो डाइक को टर्न ऑन करेगा और डाइक क्या है हमारे SCR के गेट को सिग्नल देगा और उसे टर्न ऑन करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है इल्यूमिनेशन कंट्रोल होगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेम्परेचर कंट्रोल। तो इस तरीके से हमारा अगला टॉपिक है टेम्परेचर कंट्रोल या ताप नियंत्रण। तो जो टेम्परेचर है इसका रेगुलेशन और कंट्रोल क्या एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है। तो एक ऑटोमेटिक टेम्परेचर रेगुलेशन में विभिन्न उद्योगों में अनेकों अनुप्रयोग होते हैं। अर्थात जो हम टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं तो विभिन्न उद्योगों में इनके विभिन्न अनुप्रयोग होते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा टेम्परेचर कंट्रोल
डिवाइसेस रहती हैं उन सभी उद्योगों में लगाई जाती हैं जहाँ पे क्या है, हमें निश्चित तापमान को मेंटेन करने की आवश्यकता होती है। और इसके साथ ही साथ क्या है, हमें ताप रेगुलेटर्स का प्रयोग हम करते हैं। कौन सी? उन प्रयोगशालाओं में किया जाता है जहाँ ओवन्स के ताप को अत्यंत एक्यूरेसी के साथ मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से हमारे बहुत सी उद्योग रहते हैं जिनमें क्या है, हमारे लिए ताप को कंट्रोल करना या निश्चित ताप को पर ही उस चीज़ को कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके की बहुत सी चीज़ हो जाती हैं, जैसे कि कहीं पे बॉयलर्स होते हैं, तो बॉयलर को भी क्या है, निश्चित ताप पर कंट्रोल करने के लिए रखा जाता है। तो वहाँ पे हम क्या है, इन डिवाइसेस का यूज करते हैं। तो ये डिवाइसेस क्या है, ताप को अत्यंत एक्यूरेसी के साथ क्या करती हैं, मेंटेन करती हैं। तो सभी ताप रेगुलेटिंग जो सिस्टम होते हैं, इनमें सिस्टम ताप की जो वांछित ताप से लगातार तुलना की जाती है। अर्थात जो सिस्टम में एक वैल्यू दी होती है जहाँ पर उसे टेम्परेचर को लाना होता है, और दूसरा जो हमारा ताप होता है वो क्या होता है, वांछित ताप होता है। अर्थात जो ताप चल रहा होता है, जो एक्यूरेट चल रहा होता है, तो उस ताप को हमें क्या सिस्टम के ताप के बराबर लाना होता है, जो वहाँ की वैल्यू फिक्स कर दी जाती है कि हाँ इतने पर इसे ऑपरेट करना है। तो इनकी दोनों की तुलना की जाती है और उसी के अनुसार क्या है, ताप का कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि आपके एसी में रहता है, आपका जो एसी यूज करते हैं, तो एसी में एक वैल्यू आप डाल देते हैं। जैसे कि आपने कोई भी वैल्यू डाल दी 23 डिग्री सेंटीग्रेड, कमरे में गर्मी है, और कमरे में जो गर्मी है वो उस कमरे का जो रूम टेम्परेचर शुरू में है वो कितना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या है, ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 23 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में क्या है, कंपेयर होता रहेगा। अर्थात जो एसी है वो चलेगा और चल के कमरे का ताप को 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करना शुरू करेगा, और कम करते करते उसकी तुलना करता रहेगा जब तक कि वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं आ जाए। और जैसे ही वह टेम्परेचर 23 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाएगा, वो क्या करेगा, एसी के कंप्रेसर को रोक देगा और कुछ समय तक उतने ही टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा। जैसे ही फिर से वो टेम्परेचर चेंज होके 23 से 24 पहुँचेगा या 25 पहुँचेगा, तो वो फिर से उसे 23 पर लाने लगेगा। तो इस तरीके से हम जो डिवाइसेस यूज करते हैं वो इस तरीके से कंट्रोल करती हैं। वो क्या करती हैं, एक दूसरे से उसकी टेम्परेचर की तुलना करती रहती हैं। तो जो हमारा क्या रहता है, सिस्टम टेम्परेचर, और जो हमारा वांछित ताप रहता है। तो इस तरीके से सभी ताप रेगुलेटिंग जो सिस्टम रहते हैं, इनमें सिस्टम ताप की हम वांछित ताप से क्या है, लगातार तुलना करते हैं और उसी के अनुसार हम ताप का कंट्रोल करते हैं। तो जो सिंपल ही रहता है, सामान्यतः ताप को थर्मिस्टर की सहायता से एक वैद्युत सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है। अर्थात जो हमारा टेम्परेचर रहता है उसको एक वैद्युत सिग्नल में हम चेंज कर देते हैं, और सिस्टम ताप वांछित ताप की तुलना हेतु तुलनित्र अर्थात कंपैरेटर सर्किट का यूज करते हैं। तो इस तरीके से टेम्परेचर जो रहता है वो सेंसिटिव एलिमेंट अर्थात ताप के प्रति संवेदनशील एलिमेंट के रूप में हम ऋणात्मक ताप गुणांक अर्थात जो हमारा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रहता है, तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले हम एलिमेंट जैसे कि निकेल रहता है, टंगस्टन रहता है, प्लेटिनम रहता है, इनका यूज करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा सॉलिड स्टेट टेम्परेचर कंट्रोलर रहता है, तो इनके यूज के द्वारा क्या है, इस फील्ड में एक क्रांति सी आ गई है, क्योंकि यह जो डिवाइसेस रहती हैं वो प्रिसाइज रहती हैं, कॉम्पैक्ट रहती हैं और लाइट वेट रहती हैं, अर्थात हल्की और छोटी रहती हैं, और विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में इनका उपयोग क्या है, आसानी से सुविधापूर्वक किया जा सकता है। तो जब भी हम कोई टेम्परेचर कंट्रोलर या ताप नियंत्रण कंट्रोल सिस्टम का चयन करते हैं, तो उस समय हम ध्यान रखते हैं कि सिस्टम के जो तापीय विलक्षण थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। दूसरा है कि हमारा जो प्रयोग में
किए जाने वाले सिस्टम रहती हैं, इनके स्पेसिफिकेशंस और लिमिटेशंस। हमारे क्या हैं? स्पेसिफिकेशंस और लिमिटेशंस। तो इनको भी देखना ज़रूरी होता है। तीसरा है हमारा सिस्टम के कंट्रोल यूनिट को फिट करना और इंटरफेस करना, अर्थात जो हमारी डिवाइस के साथ फिट हो जाए और इंटरफेस हो जाए, अर्थात उसके साथ कनेक्ट हो जाए। तो इस तरीके से ये 3 चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होती है। और जो हमारा एक ऑटोमेटिक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम रहता है, इसका जो ब्लॉक डायग्राम है ये हमारे सामने है। इस सिस्टम का जो मुख्य सदस्य है वो क्या है? कंपैरेटर है या तुलनित्र या तुलनाकारी। यह क्या करता है? यही डिसाइड करता है कि सिस्टम को हीटिंग की आवश्यकता है या कूलिंग की आवश्यकता है। तो इस कंपैरेटर में को 2 इनपुट प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से एक तो हमारा रेफरेंस सेट टेम्परेचर इनपुट रहता है और एक ये टेम्परेचर सेंसर का इनपुट इसे प्राप्त होता है। तो इस तरीके से जो हमारा रेफरेंस सेट टेम्परेचर रहता है और अर्थात संदर्भ सेट ताप, वांछित ताप, और सिस्टम टेम्परेचर जो कि टेम्परेचर सेंसर के द्वारा इसे मिल रहा है। तो इस तरीके से कंपैरेटर का जो आउटपुट है इस पर दोनों तापों का अंतर जो रहता है वो प्राप्त होता है, अर्थात डिफरेंस प्राप्त होता है बिटवीन द सेट टेम्परेचर एंड सिस्टम टेम्परेचर। तो इस तरीके से प्राप्त होता है, जिसको क्या है? एरर सिग्नल कहा जाता है या त्रुटि सिग्नल कहा जाता है। यही सिग्नल क्या है? हीटर और कूलर को रेगुलेट करता है, अर्थात यही सिग्नल बताता है कि इसे हीट करना है या फिर कूल करना है, और निर्धारित करता है कि सिस्टम की आवश्यकता क्या है। तो यही वांछित ताप, यदि जो हमारा वांछित ताप है वो अधिक है तो क्या सिस्टम ताप कम है तो हीटिंग की आवश्यकता है, और यदि वांछित ताप कम है और सिस्टम का ताप अगर अधिक है तो क्या है? कूलिंग की आवश्यकता है। अर्थात यदि हमारे कमरे का टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसे हमें 23 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाना है तो क्या होगा? कूलिंग की आवश्यकता है। यदि हमारे कमरे का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब कमरे का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसे हमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे करना है तो क्या होगा? हमें कूलिंग की आवश्यकता, मतलब हीटिंग की आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से जो हमारा वांछित ताप रहता है वह कम है और सिस्टम ताप अधिक है तो कूलिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमारा एक ब्लॉक डायग्राम है, और जो प्रत्येक ब्लॉक है उसका क्या है? अलग अलग एक सर्किट होता है, जिसका स्पेसिफिकेशन को हम क्या करते हैं? कंट्रोल सिस्टम की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। तो इस तरीके से स्वचालित जो ताप नियंत्रण हेतु परिपथ रहते हैं वो बहुत से प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ का विवरण हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा ये है कंपैरेटर हो गया, ये टेम्परेचर सेंसर हो गया, ये सिस्टम हो गया, यहाँ हमारा पावर स्विच हो गया। ये पावर स्विच किससे कनेक्ट है? हीटर से। तो इस तरीके से ये हीट कर रहे हैं, हीट करने से टेम्परेचर बढ़ रहा है, सिस्टम टेम्परेचर सेंसर से कनेक्टेड, टेम्परेचर सेंसर क्या है? रीडिंग दे रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर होगा। अब हम बात करेंगे फेज कंट्रोल सर्किट फॉर रेगुलेटिंग द टेम्परेचर। तो ये हमारा फेज कंट्रोल सर्किट है, किसके लिए? फॉर रेगुलेटिंग या फॉर टेम्परेचर रेगुलेटिंग के लिए। तो ताप नियंत्रण हेतु क्या है? फेज कंट्रोल परिपथ का हम यूज करते हैं। तो यह एक क्या है? जो हमारा ये फिगर दिया हुआ है ये फुल वेव फेज कंट्रोल सर्किट है, अर्थात एक पूर्ण तरंग कला नियंत्रण परिपथ है। इसमें हमारा प्रतिरोध R1 है और पोटेंशियोमीटर R2 है, जो R2 को हम एडजस्ट करके क्या है? लोड हेतु रेफरेंस ताप को हम क्या करते हैं? फिक्स करते हैं। Z1 हमारा जेनर डायोड है, जिसके अक्रॉस क्या है? फिक्स्ड वोल्टेज BZ प्राप्त होती है, और यह वोल्टेज थर्मिस्टर RT पर अप्लाई होती है। तो ये वोल्टेज जो है वो हमारे थर्मिस्टर RT पर अप्लाई होती है।
तो जब थर्मिस्टर RT के अक्रॉस वोल्टेज C1 को हम इतना चार्ज करते हैं कि चार्ज करने तो जो हमारे पर्याप्त हो जाती है, अर्थात जो हमारा थर्मिस्टर रह रहा है वो RT जो हमारा है ये इस तरीके से जो हमारा RT है ये थर्मिस्टर, तो इस RT के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो C1 को जो इतना चार्ज कर देती है, जो हमारा C1 है इसको इतना चार्ज करने हेतु पर्याप्त हो जाती है, जिससे कि जो हमारा C1 है ये क्या करता है, इसके ब्रेक ओवर वोल्टेज से इसकी वैल्यू बराबर ऊपर हो जाती है, तो ये क्या करता है वोल्टेज डाइक की ब्रेक ओवर वोल्टेज से अधिक हो जाती है, तो ये क्या करता है डाइक को ट्रिगर कर देता है। अब जब ये डाइक को ट्रिगर कर देता है तो क्या है, ये डाइक जो होता है वो ट्राइक के गेट से कनेक्ट होता है, तो यह गेट को ट्रिगर पल्स भेज देता है। तो इससे क्या है जो हमारा ट्राइक है वो हमारा चालन अवस्था में आ जाता है, जिससे क्या है जो हमारे हीटिंग एलिमेंट परिपथ से कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे ये क्या है हमारे हीटिंग एलिमेंट परिपथ से कनेक्ट हो जाते हैं। और जैसे ही ये हीटिंग एलिमेंट परिपथ से कनेक्ट होते हैं तो हीटर का ऑन हो जाता है, और हीटर के ऑन होने से क्या है सिस्टम का ताप बढ़ने लगता है। तो इस कारण जो है थर्मिस्टर का प्रतिरोध कम होने लगता है, क्योंकि जो हमारा थर्मिस्टर का प्रतिरोध ताप गुणांक रहता है वो क्या होता है ऋणात्मक होता है। तो इस कारण जो हमारा कैपेसिटर है C1 इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है, जो वोल्टेज रहती है वो भी क्या है कम होने लगती है। तो इससे क्या हमारी ट्राइक का रहता है इसका फायरिंग एंगल बढ़ जाता है, जिससे क्या है हीटर एलिमेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वो कम हो जाती है और तापमान भी क्या है कम हो जाता है। तो धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आती है जब कैपेसिटर वोल्टेज डाइक को ट्रिगर करने हेतु इनसफिशिएंट हो जाती है, अर्थात अपर्याप्त हो जाती है, और ट्राइक क्या है ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है। तो इस तरीके से जो ये ट्राइक है हमारा क्या है ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है। कब स्विच ऑफ हो जाता है, जबकि जो हमारे कैपेसिटर की वोल्टेज जो है डाइक को ट्रिगर करने हेतु अपर्याप्त हो जाती है, तो हमारा ट्राइक भी क्या है ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है। तो इससे हमारा जो हीटर एलिमेंट रहते हैं उसका सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाता है, और हमारा R1 क्या है एक लिमिटिंग प्रतिरोध है जो जेनर डायोड Z1 का उद्देश्य परिपथ को सप्लाई वोल्टेज में होने वाले उतार चढ़ाव से बचाने का होता है। तो इस तरीके से हमारा जो R1 है ये लिमिटिंग प्रतिरोध की तरह यूज हो रहा है, जो कि किसको बचाता है हमारे Z1 को। जेनर डायोड Z1 का जो उद्देश्य रहता है वो क्या रहता है परिपथ को सप्लाई वोल्टेज से होने वाले फ्लक्चुएशन से बचाना। तो इस तरीके से ये हम यहाँ पे जेनर डायोड को सर्किट को फ्लक्चुएशन से बचाने के लिए यूज करते हैं, और जो इसकी रेटिंग रहती है वो डाइक की ब्रेक ओवर वोल्टेज के अनुसार निर्धारित की जाती है। तो इस तरीके से ये हमारा